Hello guys, hope you are all fine. So हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर की जो एमसीक्यू सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा आपको। उसके साथ हमने बोला था कि जो साइंस पोर्शन है वहाँ से जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो आपको डिफरेंट एग्जाम्स है, जो भी एसएसबी के कमिंग एग्जाम्स है, जैसे फाक का है, बाकी जो एसआई फाइनेंस वगैरह है, या फिर पटवारी का है, या फिर पटवारी में ये तो साइंस नहीं मेंशन है वहाँ पे, या फिर जो सुपरवाइज़र का है, तो बाकी जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम है, जो भी कमिंग एग्जाम है जहाँ पे जनरल साइंस पोर्शन मेंशन होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर एमसीक्यू सेशंस इस पे भी लाएंगे। तो पहले टॉपिक समझ आ जाए, चीज़ें समझ आ जाए, फिर एमसीक्यू पे जाओ तो चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं। फिर आपको एक कॉन्फिडेंट मिलता है कि वो चीज़ें मुझसे सॉल्व हो रही हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू पे नहीं जाना। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं इस टॉपिक को आज बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास। सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस, जनरल साइंस का। तो कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ से आपको एनर्जी मिले उसे सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। जैसे आपको सन से एनर्जी मिलती है तो वो हमारे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। वुड, लकड़ी जलाते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड से आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। अब थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं, वो चीज़ें फिर समझ आना शुरू हो जाएंगी आपको आगे। देखो, सोर्सेज ऑफ एनर्जी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, जिनको हम जनरली मोस्टली नॉन रीन्यूएबल होते हैं। ये सारे रीन्यूएबल नहीं होते, सारे नॉन रीन्यूएबल नहीं होते, जनरली ये होते हैं नॉन रीन्यूएबल। इसमें कुछ रीन्यूएबल भी हो सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नॉन कन्वेंशनल जो होते हैं वो रीन्यूएबल होते हैं, उनको हम लिमिटलेस होते हैं, जितना यूज़ करोगे उतने यूज़ कर सकते हो उसको, कोई उसमें आपको लिमिटेशंस नहीं होती। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कन्वेंशनल में क्या क्या आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, फॉसल फ्यूल, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से नॉन कन्वेंशनल में आपको जियोथर्मल, सोलर, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम द सी, ये चीज़ें आपको नॉन कन्वेंशनल में आती हैं। ये सारी हमें डिस्कस करनी है आगे, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो देखो, हमने बोला था कन्वेंशनल में सारे जो होते हैं वो नॉन रीन्यूएबल, जनरली नॉन रीन्यूएबल होते हैं। देखो, आप कन्वेंशनल में आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नॉन रीन्यूएबल नहीं, इसको रीन्यूएबल है, जितना यूज़ करोगे रीयूज़ कर सकती हो उसको। तो ये चीज़ें समझना, सारे जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल नहीं होते। तो आगे हम इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंट, याद रखना ये चीज़, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसमें एक आता है रीन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल क्या होता है? रीन्यूएबल हम उसको बोलते हैं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होंगे। अब सारे नॉन कन्वेंशनल तो नहीं हो सकते रीन्यूएबल, ये चीज़ भी याद रखना। जिस चीज़ को हम, जिस सोर्स को हम बार बार यूज़ करें, अगेन एंड अगेन यूज़ करें, और वो विल लॉस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए रहे, उसे रीन्यूएबल बोलते हैं। कन्वेंशनल होते हैं ये नॉन रीन्यूएबल जो, और इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, बार बार अगेन अगेन नहीं यूज़ कर सकते, और दे कांट लॉस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए ये नहीं रह सकते। देखो, रीन्यूएबल की एग्जांपल आपके पास है सोलर एनर्जी, या वाटर एनर्जी, या एयर एनर्जी, ये रीन्यूएबल है जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और इनके ये हमारे पास ये अनलिमिटेड होते हैं। और ये हमारे पास जो नॉन रीन्यूएबल होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। जैसे फॉसल फ्यूल्स है, कुछ टाइम तक हम यूज़ करते रहेंगे, फिर वहाँ से वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे बनने में। तो ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद एक अच्छा सोर्स होने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर। एक तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और यानी जब वो जले तो उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिले, आसानी से एसेसेबल, आसानी से मिल जाए, जिसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें, स्टोर कर सकें, जो इकोनॉमिकल हो, जो प्यासे के लिहाज से हमें कम पैसों में मिल जाए, और पोल्यूशन लेस हो, जिससे पोल्यूशन कम हो, वो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। सो नेक्स्ट, उसके बाद हम देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स होता है फॉसल फ्यूल के बारे में। फॉसल फ्यूल को नॉन रीन्यूएबल कैटेगरी में रखा गया है, जिसको हम रीन्यू नहीं कर सकते आसानी से, याद रखना। ये हमारे पास है फॉसल फ्यूल। देखो, फॉसल फ्यूल के बारे में, फॉर्म्ड, ये कैसे बनते हैं फॉसल फ्यूल? जो डेड
प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, समुंदर के नीचे जो बरी हो जाते हैं वहाँ पे, तो ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर्स हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो फॉसल जो होते हैं वो फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये हमारे पास किस कैटेगरी में रखते हैं फॉसल फ्यूल को? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इनको बार बार हम रीन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इनको टाइम लगता है, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फिर बनने में। तो ये चीज़ याद रखना। सन हमारे पास अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से हमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। सन डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछते हैं। अब फॉसल फ्यूल में क्या क्या आता है? पेट्रोलियम आता है, कोल आता है, नेचुरल गैस आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनको वन बाय वन करके हमें ये चीज़ें भी कवर करनी है। सबसे पहले हम कोल के बारे में पढ़ते हैं। कोल क्या है? देखो, कोल जो होता है इसमें तीन चीज़ें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलके कोल बनता है। इसका मिक्सचर होता है। जो डेड प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उनसे कोल बनाया जाता है, और जिस प्रोसेस से वो बनता है उसे कार्बोनेशन या कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोर्स जो होता है एनर्जी का, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से प्रोड्यूस होती है वो कोल होता है। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल की चार टाइप्स होती हैं, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर। इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? चार। एक होता है पीट, एक होता है लिग्नाइट, उसके बाद होता है ब्यूटामिनस, फिर होता है एंथ्रासाइड। अब इन चारों के कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो चीज़ें याद रखना। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में होता है? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन, इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें इतने, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पीट में सबसे कम है 25 से 30%, और सबसे ज़्यादा है 95 to 98% एंथ्रासाइड में। कभी ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बन, वो है एंथ्रासाइड में, मिनिमम पीट में। इस तरह से ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लैरिफिक वैल्यू सबसे कम किसकी होती है? पीट की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है? एंथ्रासाइड की। ये चीज़ याद रखना। स्टेट में सबसे सॉफ्ट कौन सा माना जाता है? वो पीट। और सबसे हार्ड कौन सा है? वो एंथ्रासाइड। ये मैंने इस ऑर्डर में रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आता है कोल गैस क्या होती है। देखो, कोल गैस जो होती है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन CH4, हाइड्रोजन, ये मिलके कोल गैस बनाते हैं। ये अच्छा फ्यूल माना जाता है, कुकिंग गैस है ये हमारे पास। उसके बाद कोल तार जो होता है, जो आपकी रोड सड़कों पे डाला जाता है सरफेस पे, उसे कोल तार कहते हैं। अब है पेट्रोलियम, ये भी हमारे पास एक फॉसल फ्यूल है। देखो पेट्रोलियम, पहले तो वर्ड जो है लैटिन वर्ड से निकला है, पेट्रा एंड ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। दैट्स मीन इज ए रॉक ऑयल, जो चट्टानों से निकाला जाता है जो ऑयल। तो इसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, तो पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। दुनिया का पहला जो वेल, एक कुआं जो जहाँ से पेट्रोलियम निकाला गया, वो पेंसिल्वेनिया USA 1859, याद रखना। और इंडिया में सबसे पहले कहाँ से निकाला गया था? आसाम, जहाँ पे एक जगह है मक्कम, 1867। और मेन स्टेट्स इंडिया में जहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है, आसाम, गुजरात, मुंबई। ये चीज़ तीनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रोसेस से हम इसकी रिफाइनिंग करते हैं, इसको साफ करते हैं, उसको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं इसमें, पेट्रोलियम में। और दो कॉमन फॉर्म्स होते हैं इसके, एक क्रूड ऑयल होता है, दूसरा नेचुरल गैस, जो आगे हम कंटिन्यू पढ़ेंगे इसके फॉर्म्स है पेट्रोलियम के। उसके बाद हमारे पास आता है क्रूड ऑयल क्या होता है। देखो इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? ये मिक्सचर ऑफ एल्केन हाइड्रोकार्बन्स एंड वाटर। इसमें आपको एल्केन हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे और वाटर, उनका मिक्सचर जो होता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। ये फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम होती है। क्रैकिंग एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछता है क्रैकिंग क्या होता है। क्रैकिंग कुछ नहीं होता है, जब हम प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, जब ऑयल पेट्रोलियम को हम साफ़ करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग अप्लाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्रैकिंग बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है नेचुरल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम करता है एग्जामिनर। देखो नेचुरल गैस में क्या क्या कैसे बनाता है। इसका मेन कॉन्स्टेंट क्या होता है नेचुरल गैस का? मीथेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ नेचुरल गैस। और स्मॉल अमाउंट में इसमें ईथेन और प्रोपेन होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, सबसे मेन कॉन्स्टेंट कौन सा है, स्मॉल अमाउंट में कौन सा है। तो जब हम नेचुरल गैस को बनाते हैं तो डिकम्पोज किया जाता है किसको? जो वेजिटेटिव मैटर होगा उसको, और वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसको स्टोर किया जाता है एज ए CNG अंडर हाई प्रेशर। जब हम हाई प्रेशर में इसको किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फुल फॉर्म भी याद रखना।
उसके बाद यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। देखो सबसे पहले जो घरों में आपकी गैस यूज़ होती है वो एलपीजी है। उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, वो ब्यूटेन होता है। ये याद रखना, ब्यूटेन मिथ इथ प्रो ब्यू, जिसमें 4 कार्बन्स होते हैं। ब्यूटेन जो होता है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और स्मॉल अमाउंट में इसमें पाया जाता है ईथेन और प्रोपेन होता है स्मॉल क्वांटिटी में। और उसमें जब स्मेल आती है, घर में कभी गैस लीक हो जाता है, आपको स्मेल आ जाती है, उसकी उसकी ओरिजिनल स्मेल नहीं होती है, उसमें केमिकल इस्तेमाल होता है जिसको इथाइल मरकप्टेन बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके घरों में आपको पता चल जाता है कि हमारे घर में गैस लीक हो रहा है। ये क्वेश्चन एसएसबी ने बहुत बार पूछा है कि कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, इथाइल मरकप्टेन, याद रखना C2H5SH। और क्लैरिफिक वैल्यू जो होती है इसकी 50 kg पर ग्राम इसकी क्लैरिफिक वैल्यू होती है। तो ये था एलपीजी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो जिसमें फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कभी ये पूछ सकता है कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो फ्लोइंग वाटर से जनरेट करते हैं। हाइड्रो मीन्स ही वाटर होता है, ये एक रीन्यूएबल है, इसको हम बार बार यूज़ करते हैं। वहाँ से उसको किस कैटेगरी में रखा हुआ है हमने, इसको वहाँ से कन्वेंशनल में। तभी मैंने बोला था सारे कन्वेंशनल सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल नहीं होते, कुछ रिन्यूएबल भी हैं इसमें। तो वो है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये पोल्यूशन फ्री, इसमें आपको पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और आप डैम्स बनाओगे तो फ्लड्स को कंट्रोल कर पाओगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। और ये कन्वेंशनल सोर्स है, ये पीछे भी मैंने डिस्कस किया है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कुछ नहीं होता है। थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो आपके पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके उस पानी को गर्म किया जाता है, हीट अप किया जाता है। तो उस पानी जब हीट अप होता है वहाँ से एक स्टीम निकलती है, उस स्टीम से क्या हो जाता है कि टरबाइन रन होती है, और टरबाइन रन होगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसे बोलते हैं थर्मल, यानी हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये भी हमारे पास कन्वेंशनल है और ये रीन्यूएबल है, इसको भी हम रिन्यू कर सकते हैं। तो ये था थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास आती है बायोमास, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आज। बायोमास एनर्जी, बायो का मतलब होता है लाइफ, जो हम लिविंग मैटर से, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स से ऑब्टेन करेंगे, यानी प्रोड्यूस फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड ट्रीज, वेस्ट मटेरियल जो होता है एनिमल्स का, वहाँ से जो प्रोड्यूस किया जैसे काउ डंग वगैरह, वहाँ से उसे बायोमास एनर्जी बोलते हैं। इसमें हमारे पास आती है इंपॉर्टेंट बायोगैस। बायोगैस को हम गोबर गैस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बायोगैस एक नॉन कन्वेंशनल है, हमने पहले भी डिस्कस किया, और रीन्यूएबल्स को बार बार यूज़ कर सकते हो। देखो ये मेड बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन, जब हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसे हम एनएरोबिक बोलते हैं, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एक्सीलेंट फ्यूल होता है, ये बहुत अच्छा फ्यूल होता है। इसमें सबसे ज़्यादा मेन कॉन्स्टेंट बायोगैस का होता है मीथेन 75%, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत कम अमाउंट में। सबसे मेन कॉन्स्टेंट कभी पूछता है बायोगैस का क्या होता है, वो मीथेन है। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आती है विंड एनर्जी, ये भी हमारे पास नॉन कन्वेंशनल में आती है विंड, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ें याद रखना, ये डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर। ये नॉन कन्वेंशनल है और रीन्यूएबल है, बार बार यूज़ करोगे, पोल्यूशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इको फ्रेंडली होती है, और इसमें कम से कम जो स्पीड चाहिए होती है विंड एनर्जी के लिए, तो वो आपको 15 किलोमीटर पर घंटा पर आवर इतनी स्पीड होगी, तो फिर आप आराम से उस विंड एनर्जी को जनरेट कर सकते हो, उसे एनर्जी बना सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है कि डेनमार्क को कंट्री ऑफ विंड्स कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना। चाइना जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी है, वो कौन सा कंट्री है, वो चाइना है। तमिलनाडु की बात करें तो वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये था विंड एनर्जी के बारे में, और कंटिन्यू करते हैं आगे। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो क्या होता है, देखो नॉन कन्वेंशनल हमने पहले भी डिस्कस किया, ये मोस्टली रीन्यूएबल होते हैं और इनसे पोल्यूशन नहीं होती है, नॉट कॉमनली हम यूज़ नहीं करते। जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे तो सोलर एनर्जी हमारे पास जो सन होता है, ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, ये रीन्यूएबल है, बार बार यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। उसके बाद सोलर सेल की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सोलर सेल वो डिवाइस होती है जो आपकी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। सोलर सेल का दूसरा नाम है फोटोवोल्टेइक सेल, इसको बोलते हैं। तो देखो एक एलिमेंट्स होते हैं दो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि सोलर सेल में कौन सा यूज़
किया जाता है, एक है सिलिकॉन और दूसरा है सिल्वर। सिलिकॉन वहाँ पे प्लेट्स में यूज़ किया जाता है, पैनल्स को जोड़ने के लिए सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये था हमारे पास सोलर एनर्जी। उसके बाद एनर्जी फ्रॉम सी, यानी समुंदर से भी हम एनर्जी हासिल करते हैं, जिसमें टाइडल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, ओशन थर्मल एनर्जी है, ये आपको सी से मिलेगी, जो कि नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी होंगे। अब देखो कौन कौन सी एनर्जी है जो आपको सी से मिलेगी। तो सबसे पहले आती है हमारी टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है, जो हमें टाइड से मिलती है। जो देखो टाइड्स क्या होती हैं, periodic rise or fall of water level occurring twice in a lunar day is called, टाइड्स का फॉल होना, टाइड्स का राइज होना ऑन ए ल्यूनर डे। ल्यूनर डे हो गया वो दिन जिस दिन मून जो होता है वो अपना रोटेशन कंप्लीट करता है एक्सेस पर, उसे ल्यूनर बोलते हैं। तो उस वक्त टाइड्स का बढ़ना, टाइड्स का फॉल होना, तो उसे हम टाइड्स बोलते हैं। पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स का नहीं बनना, सॉरी, वाटर का फॉल और राइज होना, दैट्स कॉल्ड टाइड। अब इसमें हाई टाइड होती हैं और लो टाइड्स होती हैं। देखो हाई टाइड्स क्या होती हैं, जब न्यू मून होता है, फुल मून होता है, तब हाई टाइड्स बनती हैं, और उसके बगैर जो होंगे उस दिन लो टाइड्स बनती हैं। तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मून और सन की, ये दो चीज़ें ज़िम्मेदार होती हैं टाइड्स बनने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइड्स की फॉर्मेशन के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग वाटर की होती है, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, फिर वहाँ से वो टाइड्स जाके टरबाइन के साथ टकराती हैं, तो टरबाइन चलती है और वहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। ये फॉलो होता है, ये प्रोसेस इसमें होता है। उसके बाद वेव एनर्जी क्या होती है। देखो वेव एनर्जी, वेव्स जो होती हैं, जो जब आप विंड फ्लो करती है ना समुंदर पे, सरफेस ऑफ द सी पे, उससे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसकी सरफेस पे। उस वेव्स की वजह से क्या होती है कि हाई स्पीड होती है, उसको वजह से काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये होती है एनर्जी फ्रॉम द वेव्स। ये भी हमारे पास नॉन कन्वेंशनल है और रिन्यू कर सकते हैं इस चीज़ को हम। उसके बाद आता है ओशन थर्मल एनर्जी, जो हम ओशन से प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, देखो जो ओशन का जो सरफेस वाटर होता है वो जल्दी जल्दी क्या होता है, हीट अप हो जाता है, उस पर सन रेज पड़ती हैं तो ऊपर का पानी जल्दी गर्म हो जाता है। डीपर सेक्शंस में जो समंदर के पानी होता है वो ठंडा होता है, इससे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होती है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। ठंडा और गर्म पानी में टेम्परेचर की डिफरेंस क्रिएट होती है, और यही टेम्परेचर डिफरेंस जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी। कभी डायरेक्ट पूछते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच एनर्जी, उससे ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर हमारे पास एक डिवाइस होती है जिस डिवाइस का नाम है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन पावर प्लांट होता है। इससे हम क्या करते हैं, इससे उस चीज़ को ऑब्टेन कर लेते हैं एनर्जी को। उसके बाद आती है जियोथर्मल एनर्जी, जो हम अर्थ के कोर जो होता है अंदर, अर्थ विद इन अर्थ जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती है। ये आपको इको फ्रेंडली होती है और यहाँ पे आपको रीन्यूएबल होती है, जितना यूज़ करो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जियोथर्मल एनर्जी में। इसकी लिमिटेशन यही होती हैं, इसके हॉटस्पॉट ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कहाँ पे पाई जाती है, हर जगह पे तो प्रेजेंट नहीं होती है। ये इसके सिर्फ लिमिटेशन है, बाकी ये बिल्कुल आपको इको फ्रेंडली होगी, कोई नुकसान नहीं होगा इसका। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उस वक्त एक एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है बाय न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होती है, याद रखना। जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ये इसके सबसे बड़े एडवांटेज यही होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ट्रिमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे कोई भी क्या होता है, इसके सिर्फ ये है कि इसमें सेफ्टी की बड़ी बात होती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने वक्त। तो हो सकता है कभी इसके ये होता है कि एक्सीडेंटल लीकेज हो जाए, या फिर इसको जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन होती है वो ज़्यादा होती है। ये इसके काफ़ी ज़्यादा डिलिमिट्स हैं इसके। और यहाँ पे जो आपको इसमें यूरेनियम चाहिए होता है आपको न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ये चीज़ें याद रखना। अब न्यूक्लियर एनर्जी में दो चीज़ें आती हैं इसमें, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दो होते हैं। देखो न्यूक्लियर फिशन का मतलब एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो होता है वो टूटता है
दो या दो से ज़्यादा छोटे मोटे न्यूक्लियर में उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। बड़ा न्यूक्लियर जो होता है वो टूट जाता है छोटे मोटे न्यूक्लियर में, तो उसे न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। ये अनकंट्रोल होती है, जब ये रिएक्शन हो गई फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसमें फ्यूज़ होना, इसमें दो छोटे मोटे दो से ज़्यादा जो न्यूक्लियर होते हैं वो जुड़ते हैं, दो एलिमेंट्स और इसमें एक हैवी न्यूक्लियस बनता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब एग्जाम्पल कभी पूछ लेता है, जो न्यूक्लियर फिशन है इसमें एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये किस मेथड पे बेस्ड होते हैं, ये न्यूक्लियर फिशन में होते हैं, तभी वे बहुत खतरनाक होते हैं। एक बार न्यूक्लियर ये रिएक्शन हो गई फिर इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एटम बम और न्यूक्लियर बम ये होते हैं न्यूक्लियर फिशन में। और फ्यूजन में कौन सा होता है, हाइड्रोजन बम, सन एनर्जी, स्टार एनर्जी, ये आ जाते हैं हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है आज कंप्लीट होता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कभी यही क्वेश्चन पूछता है कि इनमें कन्वेंशनल कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल कौन सा है, रीन्यूएबल कौन सा है, नॉन रीन्यूएबल कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन में ये पूछेगा। तो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद हम इस पर MCQ सेशंस लाएंगे, साथ साथ ही कल ही MCQ सेशन आ जाएगा इस पर। तो इस तरह से हम चीज़ों को कवर करते जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट भी आएगा, MCQ सेशंस भी आएंगे, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएँ। डायरेक्ट MCQs पे नहीं जाना, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो उसके बाद जो GK पोर्शन है उसके MCQs की सेशन चल रहे हैं, वो सीरीज साथ साथ स्टार्ट रहेगी। और सुपरवाइज़र के लिए जो सोशोलॉजी का पोर्शन है वो वीकली आपको 3 वीडियोज़ मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, सेकेंड पार्ट भी हम कल या परसों तक अपलोड कर देंगे, तो वो भी साथ साथ चलता रहेगा। तो जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।